हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज सामाजिक विज्ञान के चैप्टर 4 में औद्योगिकरण का युग से क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। और इस औद्योगिकरण के युग में जो भी क्वेश्चन बनने की संभावना बन रही है, यूपी बोर्ड की संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न पे आज चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इसमें बहुविकल्पी पर भी चर्चा करेंगे। आज लेक्चर 4 है। इसके पहले जो भी नए हों वो लेक्चर 1, 2, 3 अच्छे से देख लीजिए और रिवीजन भी कर लीजिए। और अभी तक जो भी लाइव नहीं हो उनको भी शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी कर दीजिए। क्लास सेशन चालू हो गया है। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न पे। कह रहा है औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी? अब भाई औद्योगिकरण का युग चल रहा था तो पहले किस देश में प्रारंभ हुई थी? क अमेरिका, ख रूस, ग इंग्लैंड, घ चीन। देखिए, औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से हुई थी। कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से हुई थी। यानी ग इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गुमास्ता गुमास्ता क्या है? क बुनकर, ख कपड़ा व्यवसायी, ग वेतनभोगी कर्मचारी, घ ऊन बेचने वाले। देखिए, जो औद्योगिकरण में हुआ था, औद्योगिकरण में यानी औद्योगिक युग में जो गुस्माता किसको कहा जाता था? जो वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं उसी को गुस्माता कहा जाता था। गुमास्ता गुमास्ता कहा जाता था। यानी ग इज राइट आंसर, वेतनभोगी कर्मचारी। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। कह रहा है 1885 ईस्वी में भारत की पहली जूट मिल कहाँ पर लगाई गई थी? 1885 में भारत की पहली जूट मिल कहाँ पर लगाई गई थी? क गुजरात, ख बंगाल, ग उड़ीसा में, घ पंजाब में। देखिए, भारत की पहली जूट मिल जो था वह बंगाल में लगाया गया था। कहाँ पर? बंगाल में लगाया गया था। ख इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा है 18वीं शताब्दी के अंत में नए युग का पहला प्रतीक किसे माना जाता है? देखिए, जब 18वीं शताब्दी का शुरुआत हुआ था, अंत हुआ था, 18वीं शताब्दी के अंत में नए युग का जो पहला प्रतीक था वह क्या था? क गेहूं का, ख कपास का, ग सेब का, घ मटर का। देखिए, 18वीं शताब्दी के अंत में जो हुआ था वह क्या था? कपास था। ठीक, जो औद्योगिक का विकास हुआ था कपास के कारण हुआ था। यानी कपास का जो जूट का पौधा होता था, कपास से जो रुई निकलती थी उससे क्या होते थे? कपड़े भी बनते थे और उद्योग में निर्माण कर लिया। अगली बात करते हैं। कह रहा है बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित की थी? यानी बम्बई की पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? क 1824 ईस्वी में, ख 1844 ईस्वी में, ग 1854 में, घ 1874 ईस्वी में। देखिए, जो कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी वह 1854 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1854 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2025 में आ सकता है, संभावित प्रश्न बन रहा है। तो यहाँ पर एक प्रश्न होता है, 1854 में तो हुआ था, 1853 में क्या हुआ था? मुंबई से थाने के बीच में पहली रेल चली थी। ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए, ये था टॉप 5 क्वेश्चन। यानी इस चैप्टर का औद्योगिकरण के युग में जो टॉप 5 क्वेश्चन है हमने बहुविकल्पी का उसको करा दिया है। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न पहले पे। कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। ये पहला लाइन आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, तो पहला क्या था? कह रहा है ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे। जो ब्रिटिश था, जो ब्रिटिश कारखाने थी वो सेना की जो ज़रूरत होती थी, सेना की ज़रूरतें पूरा करने के लिए युद्ध के संबंधी जो उत्पादन में व्यस्त था। इस कारखाने में इस कारण यहाँ पर कारण है, इस कारण भारत में मैनचेस्टर के
मैनचेस्टर के माल का आयात कम होने से भारतीय बाजारों को एक विशाल देसी बाजार मिल गया। मतलब कि जो ज़रूरत सामान था उसमें व्यस्त थे। इसी कारण भारत में क्या हुआ, जो मैनचेस्टर थे, भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है, अहमदाबाद को भी बोला जाता है, और इधर कानपुर में भी है भारत का मैनचेस्टर। तो वहाँ पर माल का आयात कम हो गया, यानी जो विदेशी सामान आते थे वह कम हो गया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो भारतीय बाजार को एक विशाल देसी बाजार मिल गया। जो भारतीय बाजार थे, अब यहाँ से ही सामान क्या हुआ, बिकने लगी। तो आगे क्या था, भारतीय कारखानों में सेना के लिए जूट की बोरियां, वर्दी के कपड़े, करा ना, जूट की बोरियां, वर्दी के कपड़े, टेंट एवं चमड़े के जूते, घोड़े एवं खच्चरों की जीन तथा अनेक अन्य सामान बनाया जाने लगा। मतलब कि जो ब्रिटिश कारखाने थी उसमें आयात कम हो गया, इसके वजह से जो भारतीय कारखाना थे उसमें तेजी आया, और वहाँ पर जूट की बोरियां और वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़ों एवं खच्चरों की जीन तथा अनेक अन्य सामान बनाया जाने लगा। तीसरा कह रहा है कि नए कारखाने लगाने के साथ ही पुराने कारखानों को कई पालियों में चलाया जाने लगा। यानी जो भारत की कारखाने थी वो उसमें क्या था, पुराने कारखानों को कई पालियों में चलाया जाने लगा, जिससे अनेक नए मजदूर को क्या हुआ, काम मिलने लगा। अनेक जो नए मजदूर थे उनको भी क्या हुआ, काम मिलने लगा। अगला कह रहा है, राष्ट्रवादी नेताओं ने परिस्थितियों का आकलन कर स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल देना शुरू कर दिया। मतलब जो राष्ट्रवादी नेता थे, जो भारत के राष्ट्रवादी थे, भारत के हित के बारे में बात कर रहे थे, वो नेता क्या थे, परिस्थितियों का आकलन करने लगे। मतलब कि इस समय जो परिस्थिति चल रही थी कि विदेशी वस्तुओं पर जो हम लोग निर्भर रह रहे थे, जब आयात कम हो गया तो हमारी भारत की ही कारखाने क्या हुआ, काम आने लगी। इसके वजह से उस पर क्या हुआ, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर क्या हुआ, बल देना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय उद्योग को और अधिक क्या हुआ, बढ़ावा मिल गया। ये था पहला क्वेश्चन, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन कैसे बढ़ गया। अब आप लोगों के ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया था। देखिए कह रहा है, 1760-1770 के दशकों में बंगाल और कर्नाटक में राजनीति सत्ता स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए, ध्यान दीजिए, निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती थी। लेकिन कंपनी की राजनीति सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी व्यापार पर एकाधिकार का दावा कर सकती थी। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले क्या हुआ था, राजनीति सत्ता स्थापित करने से पहले, जब बंगाल और कर्नाटक में राजनीति सत्ता स्थापित नहीं था, उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पा रही थी। लेकिन कंपनी की राजनीति सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी व्यापार पर अपना एकाधिकार दावा कर सकती थी, जिसके फलस्वरूप उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने, लागतों पर अंकुश रखने, कपास व रेशम से बनी चीजों को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू की। यह काम निम्नलिखित तरीके से किया गया। कैसे? पहला कह रहा है, कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने। कंपनी क्या किया कि कपड़ा में सक्रिय व्यापारी जो अधिक थे और दलालों को खत्म करने और बुनकरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। और ईस्ट इंडिया की जो कंपनी थी उन्होंने क्या किया, बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैयार किए थे, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। मतलब कि कंपनी उस समय क्या कर रही थी कि जो कंपनी में बुनकर पर निगरानी करना और माल जो इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने हेतु वेतनभोगी, मतलब कुछ वेतन पर कर्मचारियों को तैयार कर दिया, और जिसे हम क्या कहते हैं, गुमास्ता कहते हैं। कंपनी का माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर
पाबंदी लगा दी गई। जो कंपनी का माल था उसको बेचने वाले बुनकरों को, जो बुनकर बेचते थे, किसी अन्य खरीदारों के साथ कारोबारी करने पर क्या कर दिया, पाबंदी लगा लिया। इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज दे दिया जाता था। जो कर्ज लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था, उसे वे किसी और व्यापारी को क्या करते थे, नहीं बेच सकते थे। यही था उनका नियम। तो बुनकरों का प्रभाव क्या पड़ा था, ये भी क्वेश्चन क्या है, उसी में आया हुआ है, या अति लघु उत्तरी में ये आ सकता है कि बुनकरों पर ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो जाने के बाद बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी क्वेश्चन बन आ सकता है। तो वहाँ पर बुनकरों का प्रभाव क्या पड़ा, ये देखिए। कह रहा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया गया, यानी वेतनभोगी कर्मचारी को नियुक्त किया। इसके पहले आपूर्ति सौदागर अक्सर बुनकर गाँव से ही रहते थे, गाँव में ही रहते थे। जो आपूर्ति सौदागर थे वह क्या करते थे, गाँव में ही रहते, और बुनकरों से उनके नज़दीकी संबंध होते थे। वे बुनकरों की ज़रूरतों का ख्याल रखते थे और संकट के समय उनकी मदद करते थे। नए गुमास्ता बाहर के लोग थे, जो वेतनभोगी कर्मचारी थे वो बाहर के लोग थे, उनका गांव से पुराना सामाजिक संबंध नहीं था। वे दंभपूर्ण व्यवहार करते थे, मतलब बहुत अजीब व्यवहार करते थे। सिपाहियों व चपरासियों को लेकर आते थे और माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में बुनकरों को क्या करते थे, सजा भी देते थे। सजा के तौर पर बुनकरों को अक्सर क्या किया जाता था, पीटा जाता था और कोड़े बरसाए जाते थे। इस स्थिति में बुनकर न तो दाम पर मोल भाव कर सकते थे और न ही किसी और को माल बेच सकते थे। उन्हें कंपनी से जो कीमतें मिलती थी वही बहुत कम थी। मतलब कंपनी सीधा सीधा उस कंपनी के आसपास जितने भी बुनकर थे उनको क्या किया था, माल दिया जाता था और माल समय पर तैयार करके लिया भी जाता, और उनको वेतन भी नहीं दिया जाता था, मतलब मजदूरी उतना नहीं दिया जाता था, क्योंकि उसकी निगरानी के लिए किसको, वेतनभोगी गुमास्ता को गुमास्ता को रखा गया था। ठीक, वे कर्जी की वजह से कंपनी से बंधे हुए थे। कई स्थानों पर कंपनी और उसके अफसरों का विरोध करते हुए गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने क्या किया, बगावत किया। कुछ समय बाद अधिकांश बुनकरों ने कर्जा लौटाने से मना कर दिया। उन्होंने करघे बंद कर दिए और खेतों में मजदूरी करने लगे। मतलब कि जब ज़्यादा क्या हुआ, कर्जा ले लिए थे तो उनको लौटाने से मना कर दिया और क्या किया, उन्होंने करघे को क्या कर दिया, बंद कर दिया और खेतों में अपना मजदूरी करने लगे। ये थी पहली क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषता है। भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, किन्हीं चार का उल्लेख कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत अति लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी प्रश्न यानी विस्तृत उत्तरी प्रश्न में दिया गया है और इसको भी आप लोग तैयार करिएगा। चलिए बात करते हैं। भारत में औद्योगिक विकास की चार प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। 19वीं सदी के अंत में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की बनी चीज़ों से प्रतिस्पर्धा नहीं की। भारत आने वाले ब्रिटिश मालों में धागा बहुत अच्छा नहीं था, यानी भारत में जो आ रही थी ब्रिटिश की माल, ठीक है, कपड़ा वगैरह, उनमें धागा बहुत अच्छा नहीं था। इसलिए भारत के शुरुआती मिलों में कपड़ों के बजाय मोटे सूती धागे ही बनाए जाते थे। जब धागा का आयात किया जाता था तो वह हमेशा अच्छी किस्म का होता था। ठीक है, आयात भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागे का भारत में के हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे। उन्हें चीन को निर्यात कर दिया जाता था। भारतीय कताई मिलों में बनने वाले जो धागा था वह भारत के हथकरघे बुनकर क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। उन्हें चीन को निर्यात कर दिया जाता है। 20वीं सदी के पहले दशक तक भारत में औद्योगिकरण का दर्रा कई बदलाव की चपेटों में आ चुका था। स्वदेशी आंदोलन की गति मिलने से राष्ट्रवादियों ने लोगों को विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। मतलब कि औद्योगिकरण का जो दर्रा कई बदलाव की चपेट में हुआ था और स्वदेशी आंदोलन मतलब कि स्वदेशी वस्तुओं को सिर्फ किया जाए, इसकी वजह से राष्ट्रवादियों ने लोगों को विदेशी कपड़ों को क्या किया, बहिष्कार के लिए प्रेरित किया और औद्योगिक समूह अपने सामूहिक हितों के लिए रक्षा के लिए संगठित हो गए और उन्होंने आयात शुल्क बढ़ाने और अन्य छूट देने के लिए सरकार पर दबाव डाला। 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में भी कमी आने लगी।
देखिए 1906 के बाद जब चीन जो भारतीय धागे भेजा जाता था उसमें भी कमी आने लगी। चीनी बाजार में चीन और जापान को की मिलों के उत्पाद छा गए थे। मतलब जो चीनी बाजार थी उसमें चीन और जापान की मिल क्या हो गई, उत्पाद में छा गए थे। अतः भारत के उद्योगपति धागे के बजाय कपड़ा बनाने लगे। जब वहाँ पर धागे भाई ऑलरेडी बनने लगे तो भारतीय कंपनी क्या किया, भारत के उद्योगपति धागे के बजाय कपड़ा बनाने लगा। तीसरा कह रहा है पहले विश्व युद्ध के कारण भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया, जिससे भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल क्या किया, विशाल देसी बाजार मिल गया। युद्ध लंबा खींचने के कारण भारतीय कारखानों में भी सेना के लिए जूट की बोरियां, अभी हमने बताया जूट की बोरियां, वर्दी के कपड़े, टेंट व चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन तथा अन्य बहुत सामान बनाया जाने लगा। नए कारखाने लगाए गए और पुराने कारखानों में कई पालियों में काम शुरू हो गया। अतः बड़ी संख्या में मजदूरों की भर्ती की गई। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन का तेजी से बढ़ा। अगला है कह रहा है युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय बाजार में मैनचेस्टर को पहले वाली हैसियत हासिल नहीं थी। यानी युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ तो भारतीय बाजार में जो मैनचेस्टर थे उनको पहले वाली हैसियत पुनः हासिल नहीं हो पाई और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के चरमरा जाने के कारण कपास का उत्पादन बहुत कम रहा तथा ब्रिटेन से होने वाली सूती कपड़े के निर्यात में जबरदस्त कमी आई और उपनिवेशों में विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजार पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत बना लिया। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और अभी आप लोग जो सेशन समाप्त होता है तो आप लोग एक बार पुनः इसको रिपीट करके देख लीजिएगा और इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। ये संभवतः क्वेश्चन डेली आपको मिलता रहेगा और कल नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे। और आज अभी जो लोग लाइक नहीं किए वो लोग लाइक कर लें और जो लोग नए हो वो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे डेली हम शाम को 7 बजे जब आते हैं तो आपको पुनः नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं S1 क्लासेस बाय सुशील सर और डेली आपको ऐसे ही प्रैक्टिस कराते रहेंगे। और अभी आपको संडे को एक मैराथन क्लास लेंगे जिसमें पूरा सप्ताह का पढ़ाया हुआ चैप्टर एक ही साथ करा देंगे। यानी कल लेक्चर 5 हो जाएगा तो यानी 1 से 5 तक आपको संडे को फिर से रिवीजन करा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।